कक्षा 10 के बच्चे ध्यान दें कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे आनुवंशिकता, उसमें हमारा एक और टॉपिक है विकास की मूलभूत संकल्पना। इसमें हमें ये जानना है कि विकास कैसे कैसे हुआ है। देखिए, विकास का जो प्रमाण है वो हमारा मुख्य रूप से जीवाश्मों से प्राप्त हुआ है या जीवाश्मों से पता चला है। तो अगर हम बात करें जीवाश्म की, तो जीवाश्म क्या होता है पहले जान लेते हैं। देखिए, जीवाश्म का मतलब होता है जीव का अंश। जीव का अंश जब कभी गर्म मिट्टी, रेत या पर्वतों के नीचे कोई भी जीवधारी दब जाता है तो उसकी जो बॉडी होती है वह ज्यादा टेम्परेचर की वजह से कड़ा हो जाता है और सड़ नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसके मांसल पार्ट तो खत्म हो जाते हैं, परंतु जो उसकी हड्डियां होती हैं वह शेष रह जाती है। तो इसी को जीवाश्म कहते हैं। मतलब जो जीवधारी लंबे समय तक या लंबे समय से किसी चीज के नीचे दबा हुआ है, उसको लंबे समय के बाद जब निकाला जाता है या खुदाई कहीं की जाती है तो वह जो जीव का अंश होता है, हड्डी वगैरह, वो प्राप्त होता है, तो उसी को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म का अध्ययन करने के बाद यह पता लगाया जाता है कि यह जानवर या यह जीवधारी कौन सा है, कितने वर्ष पुराना है, क्या खाता होगा, कहाँ रहता रहा होगा, कैसे वातावरण में रहता है, ये सारी पता लगाया जाता है। तो हमारे जो जीवाश्म है उसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण एक जीवाश्म से मिला था, वो हमारा आर्कियोटेरिस है। जो आर्कियोटेरिस है आर्कियोटेरिस जो पक्षी है यह जीवाश्म के रूप में प्राप्त हुआ था। इसका अध्ययन करने पर यह पाया गया कि यह जो आर्कियोटेरिस है यह पक्षी तथा सरीसृप के बीच की कड़ी है। ठीक है, आर्कियोटेरिस का अध्ययन करने पर, जीवाश्म का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि यह क्या है, पक्षी तथा सरीसृप के बीच की कड़ी है। इसमें पक्षी के गुण क्या क्या है? पक्षी का गुण था पंख का पाया जाना, दूसरा चोंच का पाया जाना, तीसरा
शरीर का खोखला होना एवं नाव के आकार का होना, ठीक है। या सीधे सीधे नाव आकार क्या लिखे, नौका आकार लिखते हैं, नौका आकार, नाव के आकार का। और अगला क्या था, पंजों में नखर का पाया जाता है, ठीक। ये उसमें इतने गुण पक्षी के थे। जब हम सरीसृप की तरफ बढ़ते हैं, इसमें सरीसृप के क्या क्या गुण हैं। सबसे पहला गुण था इसके जो जबड़े थे उसमें दांत हुआ करता था। दूसरा, लंबी पूंछ हुआ करती थी। तीसरा, शरीर पर खासकर पूंछ वाले रीजन में सर्प के समान संरचना पाई जाती है। यह हमारे पश्चिम सरीसृप के बीच की कड़ी थी, यानी ये दोनों जो विशेषताएं हैं, ये आर्कियोप्टेरिस को पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी बताने के ढाल है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह पक्षी और सरीसृप के बीच दोनों का गुण रखता था, इसलिए इसे सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी कहते हैं। आगे देखिए, अगला हमारा है मूलभूत संकल्पना के आधार पर हम देखिए तो इसमें हमारा कुछ जातिवाद है और कुछ लयवाद है। तो सबसे पहले डी बैप्टिस्ट लयमार्क ने अपना जो प्रयोग था उस आधार पर इन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया है, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे लयमार्कवाद कहते हैं। इन्होंने बताया कि जो मानव में या किसी भी जीवधारी में कुछ मुख्य रूप की विशेषताएं होती हैं, जैसे प्रजनन की अपार क्षमता, आपसी संघर्ष या जीवन संघर्ष कह सकते हैं, उसके साथ साथ वातावरण का सीधा प्रभाव कैसे पड़ता है ये भी बताया उन्होंने। और उन्होंने यह भी बताया कि जो वातावरण का सीधा प्रभाव है उसके हिसाब से भी अलग अलग होता है कुछ। जो लयमार्क थे उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपना प्रयोग जिराफों पर किया। जब जिराफों पर लयमार्क ने अपना प्रयोग किया था उसके पहले उन्होंने कुछ बातें बतलाई थी, जिसमें समरूपांग,
समजात अंग और अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग, इसके आधार पर अवशेषीय अंग इत्यादि बताए थे। तो आइए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समजात, समरूप एवं अवशेषी अंग क्या होते हैं, अंगों के प्रयोग तथा अनुप्रयोग से किसी जीवधारी पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी भी जीवधारी पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले समजात अंग क्या होता है, समरूप अंग क्या होता है तथा अवशेषी अंग क्या होते हैं। देखिए, समजात अंग ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना एक जैसे हो, परंतु उनका कार्य भिन्न भिन्न हो, उसे समजात अंग कहते हैं। ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान हो तथा उनका कार्य भिन्न भिन्न हो, उसे कहते हैं समजात अंग। जैसे में मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ, घोड़े का अगला पैर, अगला पैर, एक कुत्ते बिल्ली का अगला पैर इत्यादि। उसके बाद है पक्षी का पंख, व्हेल का फ्लिपर, व्हेल का फ्लिपर। देखिए, इनका जो संरचना एवं बनावट है वह एक समान है, परंतु इनका आकार विभिन्न हो सकता है तथा इनका कार्य भिन्न भिन्न होता है। जैसे कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, मगर तीनों में एक ही, इन सभी में एक ही चीज पाया जाएगा। जैसे में देखिए, जो मनुष्य का हाथ है, मनुष्य का हाथ जो बना होता है वो हमारे हड्डियों से बना होता है। वो हड्डी तीन प्रकार के हड्डी होती है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। तो जो ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना हड्डी होती है, अल्ना, वह इन सभी में पाया जाता है। फर्क बस इतना होता है कि किसी में छोटा और किसी में बड़ा होता है। अब इनका कार्य देखिए, मनुष्य का हाथ किसी चीज को पकड़ने के लिए, ठीक है, घोड़े का अगला पैर दौड़ने के लिए, पक्षी का पंख उड़ने के लिए, व्हेल का फ्लिपर तैरने के लिए। तो इनका कार्य अलग अलग होगा, इसलिए इसे कहते हैं समजात अंग। अब आइए हम आते हैं समरूप अंग में। समरूप अंग का मतलब ऐसा होता है, ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं रचना में भिन्न भिन्न हो तथा जिनका कार्य एक समान हो, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। ठीक, ऐसे अंग जो उत्पत्ति
उत्पत्ति एवं रचना में भिन्न भिन्न हो तथा कार्य समान हो उसे समरूप अंग कहते हैं। जैसे पक्षी का पंख, चमगादड़ का पंख, कीट पतंगों का पंख, ठीक। सभी के पंख का कार्य क्या है? उड़ना। यही पंख सहायता करता है, ठीक। तथा शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ये पंख का कार्य होता है। मगर जो पक्षी का पंख है वो कैसे बना है? चमगादड़ का पंख है वो कैसे बना है? कीट पतंगों का पंख है वो कैसे बना है? आपको भिन्नता समझ में आएगा। आप देखेंगे कि जो पक्षी का पंख होता है उसका निर्माण उसकी भुजाओं के स्किन यानी चमड़े के फैलने से बना होता है, परंतु जो चमगादड़ का पंख होता है वह अंगुलियों के बीच के स्किन के फैलने से बना होता है। जैसे आप चमगादड़ अगर देखें तो चमगादड़ का जो पंख होता है इस स्थिति में दिखाई देता है। ये ऐसे टेढ़ा होता है यहाँ पर, जो उनके फंस कर लटकने में सहायता करता है। और इसके बीच की जो ये मांस जो स्किन है ये अंगुली के बीच बीच में ये पूरा फैलकर उस पंख का निर्माण करते हैं। जबकि अगर आप पक्षी का देखें तो ये हमारा जो भुजा है उनके जो स्किन होते हैं उसी के फैलने से बना है, ठीक। तो ये अंतर आप ऐसे देख सकते हैं, मगर दोनों का काम क्या है? उड़ना। अब कीट पतंगों के पंखों को देखिए। अब कीट पतंगों के पंखों को देखें तो उनके पंख की बनावट कुछ अजीब ढंग की होती है। उनका पंख न पक्षी से मिलता है न चमगादड़ से मिलता है, बट उनका काम क्या है? उड़ना। तो ये हमारा समजात अंग और समरूप अंग है। अब इसके बाद हमारा आता है अवशेषी अंग। अब अवशेषी अंग क्या होता है? देखिए, ऐसे अंग जिनका प्रयोग लंबे समय से नहीं किया जाता है तो वे अंग निष्क्रिय होकर के या तो समाप्त हो जाते हैं या अवशेष के रूप में शरीर में रह जाते हैं। तो इस प्रकार के अंगों को अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर अपने हाथ का प्रयोग बचपन से लेकर के पूरे अपने वृद्धावस्था तक अगर इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो यह निश्चय ही निष्क्रिय हो जाएगा और यह किसी कार्य का नहीं रह जाएगा। हमारे शरीर में उपस्थित तो होगा परंतु इसका कोई कार्य नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार के अंगों को हम क्या कहते हैं? अवशेषी अंग। मानव शरीर में कुछ अवशेषी अंग हैं, जैसे देख लीजिए निमेषक पटल है,
उसके बाद कर्णपल्लव है, कर्णपल्लव की मांसपेशियां हैं। कर्णपल्लव की मांसपेशियां हो गई। उसके बाद सीने पर का बाल है। फिर उसके बाद अपेंडिक्स है। इत्यादि। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला जो टॉपिक है हम कल पढ़ेंगे।